ये कोई नई बात नहीं है कि प्रख्यात गायक किशोर कुमार मनमौजी थे और पागलपन की हद तक चले जाते थे। किशोर कुमार के किस्सों से कई अखबार और पत्रिकाओं के पुराने अंक भरे पड़े हैं। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि करोड़ों लोगों को अपने गीतों से दीवाना बना देने वाले किशोर कुमार ने अपनी जिंदगी में बहुत कम लोगों को इंटरव्यू दिए। इन कम लोगों में स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर भी हैं, जिनसे उन्होंने अपने दिल की बात कही थी। लता जी बताती हैं कि किशोर मुझसे उम्र में छोटे थे, लेकिन मेरे मुंह से हमेशा उनके लिए किशोर दा ही निकला। लता जी बताती हैं कि जब मैंने उनसे इंटरव्यू लिया तो उन्होंने अपने दिल की बात कहते हुए कहा कि संगीत मेरे लिए पूजा है और ये दिल से निकलकर दिल तक पहुंचता है, और फिल्मों में एक्टिंग पूरी तरह झूठी होती है। मैं बचपन से ही गाने गाता था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि मुझे फिल्मों में भी काम करना पड़ेगा। मैं खंडवा से मुंबई गायक बनने आया था और सफल भी रहा, लेकिन मेरे बड़े भाई दादा मुनि यानी अशोक कुमार की जिद के कारण मैंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। मेरा मकसद प्रोड्यूसरों को सताना होता था ताकि वो मेरी ऊट पटांग हरकतों की वजह से मुझे फिल्म से निकाल बाहर करें, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरी ये हरकतें मुझे ही सुपरहिट कर देंगी। लोग मुझे पागल समझते थे और मैं उनसे कहता था कि पागल मैं नहीं, ये दुनिया एक पागल खाना है। मैं सच कहता हूँ कि मुझे फिल्मों में काम करना कभी भी रास नहीं आया, एक बोझ लगा, जबकि संगीत मेरे दिल के हमेशा करीब रहा। मैं चाहता था कि लोग मेरे संगीत को पसंद करें, लेकिन वे तो मेरी अदाकारी के दीवाने हुए जा रहे थे। जब हमारे परिवार ने मिलकर फिल्म चलती का नाम गाड़ी बनाई और वो सुपरहिट रही, तो बाद में वो गाड़ी मैंने अपने बंगले में रखवा ली। तब कई लोग उसे खरीदने आते और लाखों की बात करते, लेकिन इससे हमारे तीनों भाइयों की यादें जुड़ी हुई थी, लिहाजा हमने उसे कभी नहीं बेचा। मेरी दुनिया से चले जाने के बाद भी वो कभी नहीं बिकेगी। किशोर कुमार ने अपनी पूरी लाइफ में 4 शादियां की थी। परिवार के दबाव में पहला विवाह उनका रूमा गुहा से हुआ, जिनसे उन्हें बेटा अमित कुमार है। फिर कैंसर से ग्रस्त और अपने जमाने की मशहूर अदाकारा मधुबाला से उन्होंने शादी केवल इस गरज से की कि उन्हें जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर कुछ खुशियां दे सकें, लेकिन वे भी किशोर कुमार को छोड़कर चली गई। फिर योगिता बाली से शादी हुई, जो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। चौथी शादी उन्होंने लीना चंदावरकर से करी। लीना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो बहुत खुशमिजाज और जिंदा दिल इंसान थे। उन्हें घर का खाना बहुत पसंद था। जब स्टूडियो में उनका टिफिन जाता तो एक नहीं 4 व्यक्तियों का खाना होता। वो खुद भी खाते और दोस्तों को भी खिलाते। लीना के मुताबिक किशोर रोज शाम होते ही कुछ देर के लिए बहुत उदास हो जाया करते थे। कहते थे, जब शाम और रात का मिलन होता है वो समय मुझे बहुत बेचैन करता है। कई बार वो कहते कि ये मुंबई मायावी नगरी है और यहाँ अब दिल नहीं लगता। हम सब अपने छोटे से शहर खंडवा चलते हैं और वहीं पर सुकून से रहेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से वो अपनी जन्मस्थली नहीं लौट सके। जिस दिन किशोर कुमार इस दुनिया से गए, वही दिन अशोक कुमार के जन्मदिन का पड़ता है, यानी 13 अक्टूबर। लीना ने बताया कि 12 अक्टूबर को किशोर ने दादा मुनि अशोक कुमार को फोन करके कहा कि कल आप मेरे घर आ जाना और यहीं पर मनाएंगे जन्मदिन। और जब अगले रोज दादा मुनि पहुंचे तो वहां कोई इंतजाम नहीं देख वो समझ गए कि किशोर ने फिर से मुझे उल्लू बनाया है। लोगों की तरह मुझे भी खाने पर बुलाया और खुद गायब हो गया। लेकिन बाद में उन्हें असलियत मालूम हुई कि उनका छोटा भाई अब इस दुनिया में ही नहीं रहा। यही कारण है कि इसके बाद दादा मुनि ने कभी अपना जन्मदिन नहीं बनाया।
किशोर कुमार, अशोक कुमार और अनूप कुमार तीनों भाइयों की कॉलेज की पढ़ाई इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में हुई। तब किशोर कुमार के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे और कॉलेज के कैंटीन में चाय पोहे उधार खाया करते थे। ये उधारी बढ़ती गई और पहुंच गई 5 रुपए 12 आने तक। जब भी किशोर कैंटीन में प्रवेश करते तब वहां का संचालक चिल्लाता, किशोर 5 रुपया 12 आना उधारी हो गई है। तो बाद में फिल्म चलती का नाम गाड़ी में इसी उधारी वाले गीत का उपयोग किया था उन्होंने। बिग एफएम पर उनके 1975 लाइव कंसर्ट को सुनाया गया। इसी प्रोग्राम में एक संगीतकार ने शुरुआती दिनों का जिक्र करते हुए कहा कि मैं किशोर को कहता था कि अभी तुम्हें कुछ हजार लोग सुन रहे हैं, देखना एक दिन करोड़ों लोग तुम्हें सुनेंगे। और वाकई में ये सच है कि आज करोड़ों लोग उनके जाने के बाद भी किशोर के गीतों को बड़े चाव से सुनते हैं। आशा भोसले ने कहा था कि मैंने और किशोर ने करीब साथ साथ ही पार्श्व गायन में कदम रखा था। हमने एक युगल गीत रिकॉर्ड किया, लेकिन बाद में मैं उनके घर गई और कहा कि आप फिर से अपना गीत रिकॉर्ड करके आ जाइएगा, क्योंकि वो आपने अच्छा नहीं गाया है। बस इतना ही सुनना था कि वो भड़क उठे। यही नहीं, पूरे फिल्म इंडस्ट्री में कहते फिरे कि मैं आज के बाद आशा के साथ कभी गाना नहीं गाऊंगा। कुछ दिनों बाद हम दोनों एक गीत की रिकॉर्डिंग पर थे और मैं ये जानती थी कि किशोर के साथ ये मेरा आखिरी गीत है। गीत के अंत में वो बेसुरा गाने लगे और तभी कट कट की आवाज आई। मैंने पूछा, किशोर क्या हुआ? तब वो बोले, तेरे सुर ठीक नहीं लग रहे हैं। मैंने कहा कि ठीक है, ये आखिरी गीत है आपके साथ। तो वो बोले, आखिरी क्यों? मैंने कहा, आप ही तो बोलते फिर रहे हैं ये बात। तो किशोर कुमार ने मुझसे कहा कि अरे मैं तो पागल हूँ, तू देखती नहीं, चल फिर से गाते हैं। और फिर वो गीत रिकॉर्ड हुआ। इसके बाद हमने कई गाने साथ गाए। किशोर कुमार का एक इंजीनियर दोस्त हुआ करता था जो मुंबई में बेरोजगार था। अगले दिन उसे घर आने को कहा कि तेरे लिए मेरे पास काम है। जब वो घर आया तो बोले, यार मेरे बंगले की कंपाउंड वॉल तोड़ और इसे नई बना दे। इस काम के बदले उन्होंने अपने दोस्त को काफी पैसे भी दिए ताकि उसकी मदद हो सके। बात 80 के दशक में तब की है जब देश में आपातकाल लगा हुआ था। उसी दौरान कांग्रेस ने किशोर कुमार से एक गीत गाने की गुजारिश की, जिसके लिए वो तैयार नहीं हुए। इस बात से कांग्रेस को इतनी ठेस लगी कि उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर किशोर दा के गीतों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन पर बैन लगाने वाले कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ल की बाद में नक्सली हमले में मौत हो गई थी। किशोर दा के विनोदी स्वभाव का शिकार एक बार मशहूर फिल्मकार बलदेव राज चोपड़ा भी हुए थे। किशोर के भाई अशोक कुमार और बी.आर. चोपड़ा शुरू से ही दोस्त थे, लेकिन जब पारिवारिक रिश्ते के चलते किशोर बी.आर. चोपड़ा के पास काम मांगने गए तो उन्होंने कुछ शर्तें रख दी। इसके बाद किशोर दा ने कहा कि आज मेरा बुरा वक्त है तो आप शर्त रख रहे हैं, जब मेरा वक्त आएगा तो मैं भी शर्त रखूंगा। इस बात को बाकी सभी तो भूल गए थे, लेकिन किशोर दा नहीं। जब बी.आर. चोपड़ा उनके पास अपनी एक फिल्म के लिए आए तो किशोर दा ने शर्त रख दी। किशोर की शर्त थी कि आप धोती पहनने के साथ ही अपने पैरों में मोजे और जूते डालकर आएं। मुझे साइन करने के लिए पान खाकर आइए, वो भी ऐसे कि लार टपकी हुई हो, जिससे आपका मुंह लाल लाल नजर आए। दिलचस्प बात तो ये है कि चोपड़ा ना तो पान खाते थे और ना ही धोती पहनते थे। एक बार की बात है, एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाने माने निर्देशक किशोर कुमार से मिलने उनके घर गए थे, लेकिन उनके वॉचमैन ने उन्हें घर में घुसने से रोक दिया था और बेइज्जत करके भगा दिया था। दरअसल ऐसा एक कंफ्यूजन के चलते हुआ था। किशोर कुमार ने एक बंगाली ऑर्गेनाइजर के लिए शो किया था जिसने उसे पैसे नहीं चुकाए थे। गुस्से में आकर
किशोर कुमार ने अपने गेट कीपर को सख्त हिदायत दे रखी थी कि अगर कोई बंगाली बाबू घर आए तो उसे भगा देना। और ऋषिकेश मुखर्जी भी बंगाली थे। गेट कीपर ने उन्हें वहीं स्टेज शो ऑर्गेनाइजर समझकर भगा दिया था। लोग अक्सर घरों में कुत्ते से सावधान का बोर्ड लगाते हैं, लेकिन किशोर कुमार ने अपने घर के बाहर किशोर कुमार से सावधान का बोर्ड लगवा रखा था। एक बार प्रोड्यूसर डायरेक्टर एच.एस. रवैल उन्हें पैसे चुकाने घर गए थे। पैसे देने के बाद जब वो किशोर कुमार से हाथ मिलाने लगे तो उन्होंने रवैल का हाथ मुंह में डाला और काटने लगे। ये देखकर रवैल सकपका गए तो किशोर बोले, क्या आपने बाहर साइन बोर्ड नहीं देखा? किशोर कुमार की अजीबोगरीब हरकतों से परेशान एक डायरेक्टर ने कोर्ट की मदद मांगी थी। उसने बकायदा कोर्ट में एक एग्रीमेंट लिया ताकि अगर शूटिंग के दौरान किशोर कुमार उनकी बात ना माने तो वो उन पर केस कर सकें। अगले दिन जब किशोर दा शूटिंग के लिए सेट पर पहुंचे और जैसा डायरेक्टर ने कहा वैसा ही करते रहे, लेकिन एक शॉट के दौरान वो कार से सिर्फ इसीलिए बाहर नहीं निकले क्योंकि डायरेक्टर ने उन्हें बाहर निकलने के लिए नहीं बोला था। इसी फिल्म के एक और कार सीन में डायरेक्टर ने समझाया था, आपको कार से थोड़ी दूर तक जाना है और फिर उतर जाना है, सीन कट हो जाएगा। लेकिन किशोर दा कार से नहीं उतरे। उधर डायरेक्टर इंतजार करता रहा। अगले दिन पता चला कि किशोर दा कार से खंडाला चले गए थे। किशोर दा को लाइमलाइट में रहना और मीडिया अटेंशन पाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो एकांत में समय बिताना पसंद करते थे और इंटरव्यू देने से नफरत करते थे। लोग उनसे मिलने कम आए, इसीलिए उन्होंने अपने घर के लिविंग रूम में खोपड़ियां और हड्डियां लगवा ली थी। साथ ही कमरे में रेड लाइट लगा रखी थी। खास बात यह है कि खुद किशोर हॉरर फिल्में देखने से डरते थे। एक बार की बात है, किशोर कुमार किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और प्रोड्यूसर ने उन्हें आधे ही पैसे दिए थे। कहते हैं कि इससे खिन्न होकर किशोर आधा मेकअप करके ही शूटिंग सेट पर आ गए। जब डायरेक्टर ने उनसे पूरा मेकअप करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि आधा पैसा आधा काम, पूरा पैसा पूरा काम। किशोर कुमार की जिंदगी का एक और मजेदार किस्सा फिल्म निर्माता आर.सी. तलवार से जुड़ा हुआ है। एक बार वो उनके साथ काम कर रहे थे, लेकिन आर.सी. तलवार ने उन्हें आधे पैसे दिए। फिर क्या, किशोर दा तो थे ही अपने उसूल के पक्के। वे रोज सुबह तलवार लेकर निर्माता के घर के सामने पहुंच जाते थे और जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, हे तलवार दे दे मेरे 8,000, हे तलवार दे दे मेरे 8,000। किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार ने एक इंटरव्यू में खुलासा करते हुए बताया था कि किशोर की आवाज हमेशा से इतनी बेहतरीन नहीं थी, बल्कि ये एक हादसे की वजह से निखर गई। अशोक कुमार के मुताबिक बचपन में किशोर की आवाज काफी खराब थी। उनका गला बैठा हुआ था और वो खांसते रहते थे। लेकिन एक बार उनके जीवन में एक ऐसा हादसा घटा जिसने किशोर की दुनिया जैसे एकदम से उलट दी थी। दादा मुनि की माने तो एक बार छोटे आभास यानी कि किशोर अपनी माँ के पास किचन में जब भागकर पहुंचे तो वहां रखी दराती पर उनका पैर पड़ गया, जिसकी वजह से उनके पैर की एक उंगली बुरी तरह कट गई। तुरंत इलाज के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उनकी मरहम पट्टी तो कर दी, लेकिन किशोर को चोट की वजह से काफी दर्द रहा। दर्द के चलते किशोर दा कम से कम 20 दिन तक रोते रहे और उनके बेहद रोने की वजह से उनके गले में बदलाव आ गया। उनकी आवाज में एक अलग ही खनक आ गई। इसे ऐसे समझ लीजिए कि बेहिसाब रोने से उनका रियाज हो गया। कुंदन लाल सहगल को अपना गुरु मानने वाले किशोर उन्हीं के गाने गुनगुनाया करते थे। के.एल. सहगल और किशोर से जुड़ा एक किस्सा है कि एक बार हारमोनियम लेकर बैठे किशोर को देख उनके बड़े भाई दादा मुनि ने उनसे कुछ गानों की फरमाइश कर दी। उन्होंने कहा कि ए बाबू मोसाए, कोई गाना वाना सुनाओ ना। एकदम खुशनुमा माहौल में कही गई इस बात को
किशोर के जवाब ने और भी मजेदार बना दिया। किशोर ने कहा, गाना तो मैं सुना दूंगा, लेकिन सहगल के गाने का 5 आना लूंगा। इस पर दादा मुनि ने कहा कि 5 आना? अच्छा, तो मेरे गानों को गाने का कितना लेगा? किशोर बोले, आपका कोई भी गाना 1 आने में सुना दूंगा। इतना सुनकर वहां ठहाके लग गए। दादा मुनि मान गए, लेकिन जब उन्होंने किशोर से सहगल का दूसरा गाना सुनाने को कहा तो किशोर बोले कि अब सहगल के गानों का रेट बढ़ गया है। पैसों को लेकर काफी सेंसिटिव रहने वाले किशोर ने कभी मुफ्त में अपनी कला का प्रदर्शन नहीं किया। उनके इस अंदाज से जुड़े कई किस्से हैं। वो कोई भी फिल्म तभी साइन करते थे जब उनको चेक मिल जाता था। किशोर पैसे नहीं छोड़ते थे। कई बार रिकॉर्डिंग के दौरान जब वो अपने साथी से कोड वर्ड में पूछ लेते थे कि हाँ भाई, चाय वाय पी कि नहीं, तो इसका मतलब पेमेंट हुई कि नहीं होता था। तो इस पर अगर जवाब आए, जी दादा चाय पी ली, बहुत गर्म थी, तो किशोर स्टूडियो में समा बांध देते थे। लेकिन उन्हें जब जवाब में ये सुनने को मिलता कि नहीं दादा, अभी चाय नहीं पी, चाय बस आ रही है, तो किशोर स्टूडियो में बिगड़े सुरों से माहौल बिगाड़ देते थे। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि किशोर पैसों के लोभी हों। वो बस अपनी कला को मुफ्त या कम कीमत में करने को कभी राजी नहीं हुए। उन्हें लगता था कि एक कलाकार को उसका मेहनताना जरूर मिलना चाहिए, उतना तो जरूर कि जितना उसका और उसकी कला का हक है। लेकिन राजेश खन्ना की एक फिल्म अलग अलग के लिए किशोर ने सिर्फ 1 रुपए लेकर गाना गाया। हालांकि वो लता मंगेशकर की फीस से हमेशा 1 रुपया कम लिया करते थे। ये उनका मनमौजी स्वभाव ही था कि इंदिरा गांधी की सरकार के दौर में उन्होंने सरकार के लिए किसी भी गाने या जिंगल को गाने से मना कर दिया, जिसका भुगतान उन्हें ऑल इंडिया रेडियो पर बैन होकर चुकाना पड़ा। लेकिन किशोर ऐसे शख्स थे जिन्हें अगर फर्क नहीं पड़ा था तो फिर चाहे जो हो जाए उन्हें फर्क नहीं ही पड़ेगा। वो टस से मस नहीं होने वाले। समाज की परवाह न करने वाले किशोर कुमार का गाया हुआ गाना आज भी लोगों को हिम्मत देता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक बेहतरीन कलाकार और एक बेहतरीन शख्सियत किशोर कुमार किसी भी फिल्म के सेट या फिर गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडियो की जान हुआ करते थे। उनके किस्सों को बताते हुए एक बार आशा भोसले जी ने जिक्र किया था कि वो अक्सर एक मानस बच्चे के साथ फिल्म के सेट पर या स्टूडियो में आया करते थे। वो जैसे ही सेट में घुसते तो वो एक इमेजिनरी बच्चे का हाथ पकड़े हुए आते थे। सबके सामने बच्चे से नमस्ते करने को कहते और खुद ही बच्चों की आवाज में जवाब देते। कई बार तो जब गानों की रिकॉर्डिंग हो रही होती तो वो बच्चों की आवाज में बोल उठते कि ये कैसा बकवास गाना है, और फिर अपनी आवाज में कहते, चुप चुप, ऐसा नहीं कहते। उनकी इस आदत के साथ हम सभी इतना घुल मिल गए थे कि कई बार उनके उस इमेजिनरी बच्चे के हालचाल भी पूछ लिया करते थे। किशोर कुमार के जीवन से जुड़े कई पहलुओं पर गौर करने पर मिलता है कि वो अक्सर अपने सेट से गायब होकर कहीं चले जाते थे, शूटिंग छोड़ जाते थे। किसी के साथ रिश्ते में भी कई बार वो अलग होकर उस जगह से उठकर चले जाते थे। ये यूं अचानक चले जाना उन्हें सबसे ज्यादा भाता था। लता मंगेशकर के साथ एक बार बातचीत में उन्होंने अपने इस नेचर के बारे में बात करते हुए कहा था कि वो किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते। जब सब कुछ बेहतर चल रहा होता है तो मुझे लगता है कि शायद यही वो सही समय है जब उठकर चले जाना चाहिए। मैं वहां से उठकर चला जाता था या अभी भी छोड़ सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जब सब कुछ अजीब और दुखी सा हो जाए तब जाया जाए। हमेशा एक अच्छी याद रहनी चाहिए। उनके कई गानों में उनकी इस बात की झलक भी मिली कि जीवन को लेकर वो हमेशा आगे की तरफ बढ़े, ये मानकर कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। एक मदमस्त कलाकार जिसके जैसा ना पहले कभी हुआ और ना शायद अब कभी होगा। जैसे एक कारवां अपनी कार लेकर हम सबको हंसाते हुए हमारी आंखों के सामने से गुजर गया, पीछे कुछ बाकी है
तो उनकी हंसती खेलती बातें, वो हमेशा यही चाहते भी रहे कि कहीं कुछ बुरा ना रह जाए। किशोर कुमार हमारे दिलों में हमेशा ये खूबसूरत याद की तरह बने रहेंगे। जब भी मन उदास हुआ तो उनके युडली गुनगुना लेंगे। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।